नाउ अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था बेटा? अपन एजीमेथल क्वांटम नंबर पढ़ा। अपने जो पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता? ऑर्बिट। क्या बताता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? एक बिल्डिंग है जिसके क्या बने हुए बेटा? फ्लोर बने हुए। क्या बने हुए बेटा? फ्लोर्स। कि भाई अपने पास एक बिल्डिंग है जिसमें क्या बने हुए बेटा? फ्लोर्स बने हुए। क्लियर है भाई? अपने पास एक सेकंड, इसको कौन छेड़ देता है तुम में से? अपने पास एक बिल्डिंग है। अपने पास क्या है कि बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में फ्लोर बने हुए हैं। क्या बने हुए बेटा? फ्लोर्स बने हुए हैं। ये पहला फ्लोर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये एन की वैल्यू बताता है। क्या बताता है हमें? एन। इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 वाले को एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी ऐसे बोलते हैं। तो ये जो एस पी डी एफ है ये हमारे फ्लैट है। क्या है बेटा? फ्लैट। कि पहले फ्लोर पे कौन सा फ्लैट है, दूसरे फ्लोर पे कौन सा फ्लैट है। हरी बात में इसकी हमने कल बात कर ली थी। अब आता है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे हम एल की वैल्यू होती है एन माइनस वन, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन कहां से स्टार्ट होता है? वन से। और एल कहां से शुरू होता है? जीरो से। जीरो से एन माइनस से वन तक सारी वैल्यू पॉसिबल है। इसी तरह इसकी जो वैल्यू पॉसिबल है वो माइनस एल से प्लस एल विथ इंटीग्रल स्टेप। विथ इंटीग्रल है स्टेप। इंटीग्रल एक छोड़ के एक। अब एम क्या बताता है कि ये बेटा, अब सिंपल सी कहानी, ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये एल के बारे में बताएगा। तो ये बताता है कि किसी सब ऑर्बिट के अंदर कितने टुकड़े, मतलब किसी फ्लैट में कितने कमरे, किसी फ्लैट में कितने कमरे। भाई हमारे पास कोई फ्लैट बना, उस फ्लैट के अंदर कितने कमरे, ये कौन बताता है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। किस तरह कैसे? जैसे अगर मैं तुम्हें बात कहूं, सिंपल सी कहानी है, जैसे अपने पास सब ऑर्बिट के बारे में। ये सब ऑर्बिट एस वाला कौन सा है बेटा? एस सब ऑर्बिट है। इसके लिए एल की वैल्यू मैंने ली 0। एल की वैल्यू क्या है? एम की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? कि सर माइनस एल से प्लस एल तक पॉसिबल है। तो 0 से 0, माइनस 0 से प्लस 0, मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल है। 0 एक वैल्यू है, मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल है। मतलब क्या हुआ कि एक ही इसके अंदर क्या बेटा? कमरा है। इस प्लेट में कितने कमरे हैं? एक कमरा जिसका नंबर 0 है। मतलब एस से सब ऑर्बिट और एस ऑर्बिटल एक ही बात है। ऑर्बिटल क्या होती है? सब ऑर्बिट के अंदर होती है। देखो हमारे पास क्या है बेटा? ऑर्बिट। क्या है बेटा? ऑर्बिट। उन ऑर्बिट में होती है सब ऑर्बिट। क्या होती है? और सब ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल। सब ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी कहानी है कि जो एस सब ऑर्बिट है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है? कैसे पता चला? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू एक ही आई। एक इसकी वैल्यू 0 है और एक ही आई, तो हमने कहा कितना है बेटा? एक। हमारी बात में मतलब एक सोच के देखो कि अगर एक कमरा का कोई है, फ्लैट है, उसे आप एक कमरा बोल दो चाहे एक फ्लैट बोल दो, एक ही बात है। तो चाहे इसे एस सब ऑर्बिट बोलो चाहे एस ऑर्बिटल बोलो, एक ही बात है। एक ही तो कमरा है। अब जैसे मैं पी वाला सब ऑर्बिट देखूं, कौन सा देखूं बेटा? इसके लिए एल की वैल्यू क्या है? 1। अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी बेटा? -1 0 +1, क्योंकि माइनस एल से प्लस एल पॉसिबल है। तो अब 3 वैल्यू आई। कितनी वैल्यू आई? 3। तो कितने ऐसा ऑर्बिटल आएंगे बेटा? 3 ऑर्बिटल आएंगे। मतलब क्या हुआ? इस फ्लैट में 3 कमरे, 3 BHK फ्लैट है। अब यहाँ कहानी अलग अलग होगी। मैं इसे पी सब ऑर्बिट जब बोलूंगा तो तीनों एक साथ हो गए, और पी ऑर्बिटल बोलूंगा एक कमरा, 3 कमरे हो गए। मैंने कहा कि फ्लैट का कमरा, तो फ्लैट में 3 कमरे। कौन से कमरे की बात कर रहे हो? क्लियर है? एक का नंबर +1, एक का 0, एक का हमें नहीं पता किसका +1 किसका -1 किसका 0। आगे बात समझ में? पक्का समझ में आ गया? जब भी पी ऑर्बिटल लिखा आएगा तो एक डब्बा, तीनों डब्बे बोलना हो तो पी सब ऑर्बिट बोलो। क्या बोलो? पी सब ऑर्बिट। क्या ये बात समझ में आई? मैंने कहा बेटा डी सब ऑर्बिट, एल की वैल्यू 2 है। क्या आएंगे बेटा? -2 -1 0 1 2। कितने हुए बेटा? 5 BHK। कितना हुआ बेटा? 5 BHK। तो बेटा अब ये ए कौन है? डी ऑर्बिटल। और 500 मिलके वही बात में। इसी तरह से एफ वाले के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 3। तो -3 से +3 कितने हैं बेटा? 7। जी वालों के लिए 9। तो अगर मैं कहूं कि किसी नंबर ऑफ ऑर्बिटल
नंबर ऑफ इन गिवन सब ऑर्बिट, गिवन है 2l+1 होते हैं। जैसे एस वाले के लिए निकालना, एल की वैल्यू कितनी है? 0, एक है। पी वाले के लिए 3, डी वाले के लिए 5। तो किसी के लिए पूछे निकाल दूंगा कि सर मैं ऐसे, मेरे को तो ऐसे याद भी है, अरे फॉर्मूला ही पूछ लेगा कहीं वहां। 2l+1 क्या होना चाहिए? आगे बात समझ में कोई दिक्कत है? अब ये तो हो गया बेटा किसी सब ऑर्बिट में। अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा आपके पास एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है कि सर ये हमारे पास एक बड़ी सी बिल्डिंग है। इन बिल्डिंग के फ्लोर क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट क्या कहलाते हैं? और हर फ्लैट, हर पे क्या बने हुए बेटा? फ्लैट बने हुए। क्या बने हुए बेटा? फ्लैट्स बने हुए। क्लियर है? तो अब हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि ये कौन सा ऑर्बिट है बेटा? 1s। कौन सा है? 1s। ये कौन सा है? 2p। ये 3s 3d। अब मुझे पता लग गया कि जो s वाला फ्लैट है उसमें तो एक ही कमरा होता है, लेकिन p वाले फ्लैट में कितने कमरे हैं? 3। p वाले में फिर से, d वाले में 5। कितने बेटा? 5। आ रही बात समझ में? अब मुझे बताओ कि इस फ्लोर पे कितने फ्लैट है? एक। इस पे तो कितने फ्लैट होते हैं किसी भी फ्लोर पे? जितना उसका फ्लोर नंबर है। मतलब किसी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट? n। अब हर फ्लोर पे फ्लैट भी तो बने हुए हैं। तो देखो इस पे 1 है, इस पे 4 है, इस पे 9 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? n²। किसी फ्लोर पे कितने फ्लैट? n, फ्लैट नहीं कमरे, n²। कितने? n²। और किसी फ्लैट में कितने कमरे? 2l+1। मतलब क्या हुआ कि किसी ऑर्बिट में अब देखो नई चीज दोबारा सुन लो ध्यान से। किसी ऑर्बिट में कितनी सब ऑर्बिट? n। क्लियर है? किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल? और किसी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल? 2l+1। समझा क्या? ये कहानी समझ में आ गई? तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन p ऑर्बिट। तो p ऑर्बिट मतलब कौन सा हुआ? n=6, 36। और मैंने कहा कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन p सब ऑर्बिट, एल p सब ऑर्बिट है sp। l की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ p सब ऑर्बिट भी है और p हमारा ऑर्बिट भी था। जब p ऑर्बिट होता तो n से डिफाइन है, और जब p नाम की सब ऑर्बिट है वो l से डिफाइन है। तो इसकी l की वैल्यू 1 है। और इसके इसमें एक कमरे, इसमें कितने कमरे होते हैं? 2l+1। कहानी समझ में आई? देखो p ऑर्बिट भी है, p सब ऑर्बिट भी है। बोलो कोई दिक्कत है? और p ऑर्बिटल भी है, एक डब्बा है। तो नाम इन तीनों का p ना, नाम तो p है ना, वो तो अपने डायरेक्शन के हिसाब से बोल दिया है। तो p ऑर्बिटल ही भी। तो देखो p ऑर्बिट भी है, p सब ऑर्बिट भी है। p ऑर्बिटल का मतलब एक डब्बा, p सब ऑर्बिटल मतलब 3 डब्बा, और p ऑर्बिट का मतलब वो पूरा गोला। आगे समझ में? अब देखो ये तीनों चीजें है ना, ये श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन थे। श्रोडिंगर ने यहीं तक बताया था, ये श्रोडिंगर ने बताया ही नहीं था। और श्रोडिंगर ने हमें क्या बताया था? साइन। साइन हमें वही देता ही नहीं है। तो जो साइन हमें देता है वो क्या देता है? एक डब्बे के बारे में बताता है। क्या बताता है? अगर साइन एक डब्बे के बारे में बताता है कि भाई इस डब्बे का साइन अलग, इस डब्बे का साइन, इस डब्बे का साइन, अगर इस डब्बे का साइन सेम है तो इसमें रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का साइन सेम। साइन तो सेम होगा, क्वांटम नंबर अलग हो सकते हैं। भाई साइन इस डब्बे का है, अब इस डब्बे में जो रहता है साइन तो यहां तक डिफाइन है, ये तो डिफाइन नहीं है ना आगे। जो इस डब्बे में रहेगा उनका साइन क्या रहेगा? सेम। इस डब्बे वालों का साइन, इन डब्बे वालों का साइन। तो एक ऑर्बिटल में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन क्या रहेगा? सेम। साइन सेम है क्योंकि उसने तो साइन बताया था, एनएलएम में तो बताए थे। जो आगे आएगा वो तो बताया ही नहीं था। क्लियर है? अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं है। क्लियर है? तो स्पिन जो साइन अपना श्रोडिंगर इक्वेशन उसमें कोई लेना देना इसका नहीं है। क्या होता है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर? ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हैव टू टाइप ऑफ स्पिन। इलेक्ट्रॉन के पास कितनी तरह की स्पिन होती है? 2 तरह की स्पिन होती है बेटा। क्लियर है? एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है, हमें नहीं पता चलता कि
इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज। हमें पता है कि अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी। दोनों की स्पिन क्या होगी, एक अप स्पिन होगा तो एक है, बोलो उसमें कोई दिक्कत है, एक अप स्पिन तो एक है, डाउन स्पिन होगा। तो बेटा एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक है, क्लॉकवाइज वाले का मैंने कहा प्लस हाफ, तो एंटी क्लॉकवाइज का माइनस हाफ। बोलो कोई दिक्कत है, प्लस हाफ वाले को हम या तो दिखता है अबोव एरो से, और एंटी क्लॉकवाइज को बिलो। अब ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा इसको प्लस हाफ ही लिखना जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है क्या ये फिक्स है क्या कि क्लॉकवाइज वाले को प्लस हाफ, हमने भाई एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज था, तो एक को प्लस हाफ लिख दिया, एक को आप इसको माइनस लिखते तो इसको प्लस, इसको बिलो लिखता तो इसको क्या लिखता, अब उल्टा लिखना है, बस क्या लिखना है, उल्टा। ये एक आर्बिट्री नंबर का मतलब है कुछ भी नहीं है, क्लियर है। या तो आप दिखाओ या डाउन, तो मतलब क्या होगा कि या तो आप उल्टा दिखाना है, इसका मतलब ये नहीं कि अप वालों की प्लस हाफ होगी, डाउन वालों की माइनस हाफ होगी, क्लॉकवाइज वालों की प्लस हाफ एंटी क्लॉक, किसी तरह से कोई मतलब है नहीं है, जो है वो फिक्स है, क्लियर है। हमारी बात में आपको जो मर्जी है वो उल्टा करना है, क्या करना है, जनरली अपन इसको अप वालों को क्या लिखते रहते हैं, प्लस हाफ से, और इसको माइनस हाफ से। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर अपन बात करें तो देखो बेटा सबसे पहले n प्लस एल रूल। देखो n प्लस एल रूल क्या कहता है, इट्स डिफाइन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब तक हमने ऑर्बिटल डिफाइन कर लिया, लेकिन हमें जो हमारा जो फॉर्मूला है E इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वो ऑर्बिट की एनर्जी बताता है, उसमें रहने वाले ऑर्बिटल की एनर्जी, और जो ये n प्लस एल रूल है ये ऑर्बिटल की एनर्जी बताता है। किस सर कैसे, इट डिफाइन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये कहता है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल प्रोपोर्शनल है n प्लस एल के सम के, मतलब जिसका n प्लस एल ज्यादा उसी की एनर्जी ज्यादा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर n प्लस एल सेम आ गए तो, जिसका n ज्यादा, जिसका n ज्यादा। तो अगर अपने पास ऑर्बिटल है, जैसे अपने पास ये ऑर्बिटल लिखे हुए, अब अगर मेरे पास बात करूं कि इनके एन, जैसे हमें पता है वन में क्या होगा 1s, टू में 2s और 2p दो पॉसिबल है, याद करो ऐसे, बस याद रखना, जितना नंबर उतने पॉसिबल है। जैसे 3 है तो एस पी डी, 4 के लिए एस पी डी एफ, 5 के लिए एस पी डी एफ जी, 6 के लिए एस पी डी एफ जी एच, 6 होने चाहिए टोटल, 7 के लिए एस पी डी एफ जी एच आई, सीधा सीधा लिख दो, ये लिख, ये 6 नंबर ऑर्बिट में ये पॉसिबल थे, ये 5 वाले में 4 में हमने लिख लिए। अब ये तो ऑर्बिट वाइज है, हमने कहा इनकी एनर्जी देखते हैं, एनर्जी जरूरी नहीं ऑर्बिट वाइज सेम हो। अब हमने निकाला इनकी एन की वैल्यू, क्या निकाली, तो एन वो क्या है 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और है 7 7। फिर हमने एल निकाला, तो एस का एल कितना है 0 0 1, इसका 0 इसका 1 इसका 2, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, इसी तरह 0 1 चलता जाएगा। अब n प्लस एल निकालते तो 1, इसका 2 3 3 4 5 4 5 6 7, n प्लस एल का सम निकाल दिया। अब हमें पता है बेटा इनको सेट करना है, जिसकी n प्लस एल कम उसकी एनर्जी कम, क्योंकि एनर्जी प्रोपोर्शनल है n प्लस एल के सम के। तो अगर मैं देखूं तो क्या सबसे कम एनर्जी इसी की है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, उसके बाद किसकी है बेटा 2s की। अब बेटा 2p और 3s की क्या n प्लस एल क्या आ रहा है सेम, n प्लस एल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस तरह n प्लस एल सेम आ जाए तो एनर्जी उसकी ज्यादा, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बताओ 3s और 2p में से ज्यादा एनर्जी किसकी हुई 3s की, तो 2p की कम 3s की ज्यादा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 3p की और 4s की n प्लस एल सेम आ रहा है, लेकिन बेटा n किसका ज्यादा, तो 3p उसके बाद में 4s, अगला में फिर 5 नंबर 3d 4p 5s, इन चारों का n प्लस एल सेम है तीनों का। अगर n प्लस एल सेम है तो n देखूंगा, और n इसका सबसे छोटा है, तो फिर 3d 4p 5s। अब देखो यही चीज समझाई इसने, देखो ये थर्ड ऑर्बिट का है लेकिन एनर्जी 4s से ज्यादा है भाई, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4s तो यहाँ रहेगा, जबकि 3d है तो 3 ऑर्बिट में ना रहेगा, तो ऑर्बिट में ही, लेकिन एनर्जी इसकी ज्यादा, एनर्जी इसकी कम है।
3D से 4s में जाएगा तो एब्जॉर्ब करे, एनर्जी ज्यादा है। हाँ क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, ये सारा सारा समझ में आ गया बेटा, क्लियर? इसी तरह से आगे भी बेटा हमने 3D, फिर क्या आएगा 4p, फिर 5s, फिर बेटा कौन आएगा 6 वाले, इन सब का क्या है बेटा 6 है, तो 4p पहले आएगा, फिर 6s, 4p के बाद में कौन है? अपने कुछ तो लिखने में गलती होगी यहाँ पे, ठीक है, सुधार लेना, ठीक है। चलो जी, ये समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन बेटा हाफ बाउ रूल, क्या है बेटा? जो ये हाफ बाउ रूल है, ये एक साइंटिस्ट नहीं है, क्या है बेटा? एक जर्मन वर्ड है, क्या है बेटा? इसका मतलब क्या होता है बेटा? बिल्डअप, बनाना। तो अगर आप किसी चीज को बनाते हो तो सबसे पहले लोअर फ्लोर को बनाते हो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे बनाते हैं। तो उसमें का इलेक्ट्रॉन भरते समय भी इसी तरह से भरेंगे कि सबसे कम एनर्जी वाला पहले भरा जाएगा, फिर ज्यादा एनर्जी वाला, फिर ज्यादा एनर्जी वाला। तो सबसे कम एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे। कितने जाएंगे पता नहीं, कितने जाएंगे नहीं पता, लेकिन क्या कहा इसने? सबसे कम वाले में सबसे पहले बढ़ जाएंगे, इसको बस इतना पता है। तो और कि सबसे एनर्जी कम किसकी है, n प्लस एल रूल से देखो। तो सिंपल सी कहानी, ये चीज समझ में आ गई बेटा। फिर आया बेटा हुम्स, क्या है बेटा? इसको अपन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसने हमें क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं करेगा जब तक सेम एनर्जी वाले भर नहीं जाए, जब तक सेम एनर्जी वाले भरे कि सर सेम एनर्जी वाले भर नहीं जाए मतलब कैसे? जैसे आपको पता है कि 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा? 3। तो आपको पता है 2p के तो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी ना भाई, 2p की है वो 2s से ज्यादा है और 3s से, लेकिन इन तीनों की तो एनर्जी सेम है। जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरा जाएगा, फिर पेयरिंग करेगा, फिर क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। फिर आता है अपने पास बेटा पाउलिस रूल, क्या आता है बेटा? पाउली ने क्या कहा था कि बेटा कि एक ऑर्बिटर की, इसने एक पहली बात तो इसका स्टेटमेंट ऐसा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, क्लियर है? फिर उसने एक नई चीज बताई, मतलब इसको और इजी तरीके में, कि अगर आप कहो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, जो एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं हो सकती, एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में रहने वाले की तीन तीन हमें पता है, एक ऑर्बिटल के लिए जैसे मैंने लिखा 2s लिखा, क्या लिखा? 2s, तो 2s है, हमें पता है 4 क्वांटम नंबर है अपने पास में, n कितना है 2, l कितना है 0, s कितना है 0। तो अगर इसमें रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को मैं देखूं तो उनके 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, एक ऑर्बिटल में 3 और क्वांटम नंबर तो पक्का सेम है। अब मैं कहता हूं चौथा भी डिफरेंट होगा, चौथा क्या होना चाहिए? डिफरेंट, क्योंकि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम है, तो अगर ये 3 सेम हो गए तो डिफरेंट क्या होगा? s, और s वाला डिफरेंट होगा, मतलब एक अप स्पिन में होगा तो एक डाउन स्पिन में। मतलब इसने कहा किसी एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है नहीं हो सकती। कि 2 नहीं रह सकते, सेम स्पिन नहीं रह सकती, और हमारे पास कितनी स्पिन है? 2 स्पिन है। अब आपने कहा कि सर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भर दूं तो मेरे पास तो 2 स्पिन है, जैसे मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन लाऊंगा वो किसी ना किसी एक से स्पिन बराबर करेगा। अगर मान लो एक मेरे पास क्वेश्चन हाइपोथेटिकल मेरे पास 3 स्पिन पॉसिबल होती तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते? 3। अगर 3 स्पिन पॉसिबल होती तो एक में, उसने तो ये कहा था ना कि एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम नहीं होगी, क्लियर है? क्योंकि 2 स्पिन इसलिए 2 रहते, 3 स्पिन होती तो 3 रह लेते, क्योंकि उसने कहा 2 की सेम नहीं होनी चाहिए। मान लो एक की स्पिन ऐसी, एक की स्पिन एक की ऐसी, तो 3 रह लेते आराम से। लेकिन हमारे पास 2 स्पिन पॉसिबल है, तो तीसरा आया तो उसको किसी की रिपीट करनी पड़ेगी, और तो पावली ने कहा रह नहीं सकते, इसलिए पावली के हिसाब से कितने रह सकते हो? 2। आगे बात समझ में, पावली ने कहा था एक में 2, आगे बात समझ में। तो n प्लस एल रूल क्या है? एनर्जी वाइज सेट करो, ये n प्लस एल, ये क्या होना बेटा? n प्लस एल। दूसरा रूल कौन सा है? हाफ बाउ रूल। उसने क्या कहा था? n प्लस एल से भरो। उसने कहा कितना भरना ही पता नहीं, उसने क्या कहा था कि सेम एनर्जी वाले जब तक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता पेयरिंग मत करो। और पावली ने क्या कहा था कि एक ऑर्बिटल में रहने वालों के 2 की स्पिन सेम है, मतलब एक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2।
यहां तक क्लियर है। अब देखो बात करते हैं सब ऑर्बिटल की। अब देखो हमारे पास सब ऑर्बिटल कौन से हैं? एस सब ऑर्बिटल है, पी सब ऑर्बिटल, डी सब ऑर्बिटल और एफ सब ऑर्बिटल। हमारे पास दो स्पिन है, तो बताओ एक सब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस में कितने आ सकते हैं? दो। पी में एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में तीन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन? छह। डी में, एफ में, क्लियर। अब एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है बेटा? दोज हैव मिनिमम वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कम से कम कितना हो बेटा? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, उसे क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। बोलो क्लियर है। डायमैग्नेटिक क्या होता है बेटा? दोज हैव ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेड, जिसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या है? और जिसके कम से कम एक अनपेड हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक हो, उसे क्या बोलते हैं? पैरा। और जिसमें सारे हो उसे क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन आता है कि दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या है? दे आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये तुमने सॉलिड में पढ़ा है। अब बेटा ये हमारी एनर्जी का ऑर्डर है। क्या है बेटा? एनर्जी का ऑर्डर। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भरने सिखाने की जरूरत है। अब आता है बेटा क्वेश्चन कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो मोर स्टेबल क्यों होती है? हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? मैंने ये नहीं, किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिक्कत थोड़ी, सब भर लेते हो ना, वो डी वाले एफ वाले सिखा देंगे। क्लियर है? तो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है बेटा? मोर स्टेबल। क्यों होती है ऐसा? पहली बात तो देखो बेटा, जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड होते हैं ना बेटा, वो सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सिमेट्रिकल। अगर आपने आधा भरा तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? सिमेट्रिकल। लेकिन एक ज्यादा आते हैं अनसिमेट्री होगी बेटा, लेकिन फिर पूरा भरते ही दो ऑप्शन में से एक तो है सिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? सिमेट्रिक। दूसरा होता है इनकी एक्सचेंज एनर्जी। क्या होती है बेटा? एक्सचेंज एनर्जी। कि सर एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? कि जो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं, दो ऑर्बिटल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। कि सर एनर्जी रिलीज होती है मतलब, अगर देखो ध्यान से, कि अगर मेरे पास ये दो ऑर्बिटल है और इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, दो में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं कि तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह चला जाता हूँ, इस तरह से। तो एक्सचेंज होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, क्यों? काम करना पड़ रहा है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज एनर्जी। अब कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे बेटा? वही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे जो एक जैसे ऑर्बिटल में, जिनकी एनर्जी सेम है, मतलब एनर्जी सेम, सब मतलब एक जैसे ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। क्लियर है? एक ऑर्बिटल मतलब आपस में एक जैसे होने चाहिए। जैसे ये, जैसे मैं पी वालों को लूं, P1 है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ एक्सचेंज करेगा? अब ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इसका डब्बा सेम है, तो ये क्या करेंगे? डब्बा डब्बा चेंज कर लेंगे। बस तुम घर से लाए, एक दिन रोटी का डब्बा लाया, दूसरा डब्बा लाया, कि तेरा डब्बा दिखा, मेरा डब्बा दिखा, कि सेम रोटी है, तेरे पास भी दो मेरे पास भी दो, कि चल डब्बा डब्बा चेंज करते हैं। क्लियर है? ये रोटी देख के करोगे ना, कि तू, तेरे पास दो रोटी, मेरे पास भी दो रोटी, ले तू खा ले, एक मैं खा ले, दो मेरा तेरा डब्बा मैं खा लेता हूँ, तू मेरा डब्बा खा ले। तो वही कहानी है बेटा, ये डब्बा डब्बा आपस में चेंज कर सकते हैं। कितनी बार? एक बार। ये इसकी जगह और ये इसकी जगह। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे तो ऐसे तो होगा नहीं, काम कर रहे तो एनर्जी तो रिलीज करनी पड़ेगी ना। इसको अपने आप अगर करना है तो खुद से डब्बा डब्बा एक्सचेंज करते हैं। खुद से क्या करते हैं? डब्बा, अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं? बदलते रहते हैं। सेम कहानी बेटा P3 के साथ है। अब यहाँ तीन है बेटा, देखो ये दोनों आपस में डब्बा डब्बा चेंज कर सकते हैं, ये दोनों, और पहला और है लास्ट वाला, तो कितना डब्बा डब्बा चेंज हुआ? तीन। अब देखो बेटा ध्यान से, इसमें जैसे P4 आया, तो इसमें देखो बेटा एक दो तीन चार। अब मैं कहूँ डब्बा डब्बा एक्सचेंज करो, तो सिंपल सी कहानी है कि ये क्या कहेगा? मैं तुम दोनों के साथ डब्बा डब्बा एक्सचेंज नहीं करूं, मेरे पास दो रोटी है, तुम्हारे पास एक एक है। क्लियर है? कि तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, मेरी मम्मी ने मुझे ज्यादा रोटी डाली, मैं अपना खुद ही खाऊंगा, तो ये कहीं चला अपन दोनों करते हैं, तो कितना डब्बा डब्बा एक्सचेंज हुआ? एक। अब जैसे P5 आया, तो ये दोनों इसके साथ डब्बा डब्बा नहीं खेलेंगे। क्लियर है? कि इनके पास दो दो है, सिमेट्रिकल में चेंज होता है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ कितने हो सकते हैं? इसका अप स्पिन अब इसके अप स्पिन से एक्सचेंज हो सकती है, और इसकी लोअर से कितने एक्सचेंज हुए? दो।
इसके अंदर अपन बात करें तो अभी देखो हमने बात की अपर वाले का 3 है, तो 3 तो उनके एक्सचेंज होंगे, 3 बिलो वालों के कितने एक्सचेंज हुए? 6। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज उतनी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, उतनी स्टेबिलिटी आती है। इसलिए बेटा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड क्या होते हैं? मोर स्टेबल। हमारी बात में तो अगर आपसे कोई कह दे कि डी जो Mn है वो 2+ है, स्टेबल है, Mn 2+ कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है क्योंकि इसके D5 हाफ फील्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मोर एक्सचेंज एनर्जी है। ये नीट में क्वेश्चन था पिछली बार। वो उसमें था डी ब्लॉक वाले का क्वेश्चन, उस ए ब्लॉक वाले का क्वेश्चन था कि एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाफ स्टेबल। जो हाफ स्टेबल होते हैं वो जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। सही बात है, क्लियर है? तो अब ये पढ़ लोगे खुद से। ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल। नेक्स्ट में बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले आता है एस ऑर्बिटल। क्या आता है बेटा? एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होता है और सिमेट्रिकल होता है। या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों नहीं होगा, कोई एक ही होगा। क्लियर है? उसके बाद आता है बेटा पी ऑर्बिटल। क्या आता है बेटा? पी ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं बेटा, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। 3 एक्सिस पे होंगे बेटा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तीनों एक्सिस होते हैं अपने पास में 90 डिग्री पे। तो तीनों में आपस में एंगल कितने का है? 90 डिग्री। एक एक्स एक्सिस के लोग एक है वाई, एक है जेड। अब पी ऑर्बिटल में 2 लूप होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव एक है नेगेटिव, दोनों के अपोजिट साइन होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अपोजिट साइन। साइज सेम होती है, इसमें थोड़ा साइज सेम होती है, इसको पंगा नहीं, ठीक है? साइज क्या होती है? एकदम सेम, एक पॉजिटिव एक है नेगेटिव। क्लियर? साइन बस ये सिर्फ साइन बता देंगे, साइन का कोई लेना देना नहीं है। एक पे एस ऑर्बिटल में या तो पॉजिटिव ही होगी या नेगेटिव, लेकिन इसमें ऑपोजिट होता है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमारे साथ समस्या है कि हमारे पास 3 है बेटा, एक्स वाई जेड। अब हमें क्या पता कि इनमें से किसका +1 है, किसका? हमें पता है एम की वैल्यू तो है, तो एम की वैल्यू 3 है हमारे पास, +1, 0 और -1। कौन सी किसकी है हमें नहीं पता। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसका हम 0 मानते हैं। उसका क्या मानते हैं? 0। भाई एक्स वाई जेड में से आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, जिसका प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं उसकी जेड एम की वैल्यू क्या होती है? 0। मैंने कहा एक्स एक्सिस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है तो एम की वैल्यू उसके लिए 0, जेड एक्सिस है तो 0, जेड एक्सिस प्रिंसिपल है तो, और वाई अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो बाकी दो का हमें नहीं पता। बोलो कोई दिक्कत है? बाकी दो का हमें नहीं पता। ये चीज क्लियर हुई? अब नेक्स्ट चीज ध्यान समझने वाली बात क्या है कि सर हमें ये तो पता लग जाएगा +1 0 -1 किसका है। नेक्स्ट ध्यान सुनो कि अगर मैं कुछ ना दिया जाए तो जेड एक्सिस आपकी प्रिंसिपल है। जेड एक्सिस अपनी क्या है बेटा? प्रिंसिपल। उसी का एम क्या होगा? 0। क्लियर यहां तक? जब तक कुछ ना हो बेटा जेड एक्सिस अपनी क्या है? प्रिंसिपल है। नेक्स्ट में डी सब ऑर्बिटल। कौन है बेटा? अब अपने पास ये डी सब ऑर्बिटल है, तो डी में कितने होते हैं? 5। क्लियर है? अगर डी में 5 है तो एल इक्वल टू 2 होता है। अब इसमें भी बेटा जब तक कुछ ना कहा जाए प्रिंसिपल एक्सिस का जेड, प्रिंसिपल एक्सिस कौन होगी? जेड एक्सिस। अब ये 5 कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। यही है बेटा, ये एक्स वाई है प्लेन में, किसमें बेटा? ये कौन से में? वाई जेड में। और ये जेड एक्स में। कौन से में? जेड एक्स। हमारी बात है, जेड एक्स प्लेन में, ये वाई जेड में और ये एक्स वाई में। अब डी ऑर्बिटल की खासियत होती है आमने सामने का चार्ज क्या होता है? सेम। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, कोई भी रख लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आमने सामने का चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। इन्हें बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में बना हुआ है। तो एक्सिस का मतलब ये अगर मेरी एक्सिस है उससे 45 डिग्री पर है, तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं? जहां ऑर्बिटल है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन मिलने कहां मिलेंगे बेटा? 45 डिग्री पे। एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना आपकी बात, जबकि यहाँ एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, इस पे है, जैसे इसमें है तो इस पे नहीं है। और ये तीनों होंगे तो तीनों एक्सिस पे मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। आजा आजा, यहाँ पी है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। डी में क्या होता है बेटा? ऑपोजिट साइन क्या होते हैं? सेम। आगे बात में। अब नेक्स्ट डी में बेटा 2 और है, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक है डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? ये एक्सिस के अलोंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक्सिस के अलोंग।
वही सामने वाला चार्ज क्या रहेगा, सेम। अब जो dz स्क्वायर है ना बेटा, ये क्या होता है बेटा, एक तो होती है एक्सिस, कहां पे होती है बेटा, ऊपर और नीचे, और एक रिंग बनी होती है, क्या बनी होती है, रिंग। क्लियर है, इसके चारों ओर क्या बनी होती है, कि रिंग। जो कड़ा समझ लो ना, इस पे चारों ओर एक कड़ा पहना दो। क्लियर है, एक रिंग बनी होती है, क्या बनी होती है, कि रिंग। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन है एफ ऑर्बिटल, क्या है बेटा, एफ ऑर्बिटल। जो बेटा एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, वो मन पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट वन है बेटा मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है बेटा, एम रूट, इसको म्यू लिखना बेटा ना, रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। बी एम क्या है बेटा, बोहर मैग्नेटोन। क्लियर है, बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू क्या होती है, सॉलिड स्टेट वाली याद होनी चाहिए सबको, ठीक है। अब जान जाए 9.28 कुछ और -24 होता है। नेक्स्ट अब जब ये तो कुछ कराने की जरूरत नहीं है, तो पढ़ा रखा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, अगर मैं आयंस की बात करूं, सॉरी सुन ले, अगर मुझे किसी आयंस में से इलेक्ट्रॉन निकालने, तो कौन से इलेक्ट्रॉन निकालो बेटा, आउटर मोस्ट। हमेशा इलेक्ट्रॉन कौन सा बाहर निकालते हैं, आउटर मोस्ट वाला निकालते हैं। ये तो अपना अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे भी, कोई टेंशन नहीं है इनमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या है पढ़ाना। अब ये तीन है बेटा अपने पास, देखो ध्यान से, आप पढ़ के आए थे बेटा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन ए 2 पाई। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिट में घूमने पर। हाँ, अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये क्या है बेटा, ऑर्बिटल में घूमने के कारण, किसमें है बेटा, जो अपना ऑर्बिटल वो भी तो घूम रहा है, जैसे अपने सन है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, अब अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। आगे बात समझ में, तो सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, वो ऑर्बिट में घूमना हुआ, और अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो ऑर्बिटल। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन है भाई, अपने जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वो जिस ऑर्बिटल में है वो ऑर्बिटल भी घूम रही है। भाई ऐसा थोड़ी है कि तुम सन के चारों ओर भाग रही हो, तुम नहीं भाग रही हो, अर्थ भाग रही है, कौन भाग रही है, लेकिन देखा जाए तो अपन भी सन के चारों ओर ही भाग रहे। क्लियर है, तो सिंपल सी कहानी है, अपना ऑर्बिटल घूम रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। तो उसका अगर वो ऑर्बिट में घूमने का जो जनरेट हुआ, वो तो हुआ ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, जो बोहर ने बताया था। ऑर्बिटल कौन है बेटा, कि वो जिस ऑर्बिटल में है, वो ऑर्बिटल में तो घूम रही है, उसके कारण है बेटा रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन ए 2 पाई। क्लियर है, ये भी क्वांटाइज है, ये भी क्या है, क्वांटाइज। इसके इसका इंटीग्रल मल्टीपल चलता है, इसका एच अपॉन 2 पाई का मल्टीप्लाई चलता रहेगा ना। तो क्या ये क्वांटाइज है कि नहीं है, वैसे बताओ, सोच लो, क्या इंटीजर मल्टीप्लाई है क्या एच अपॉन 2 पाई का, रूट में इंटीजर मल्टीप्लाई नहीं। क्वांटाइज का मतलब होता है इंटीजर मल्टीप्लाई में बढ़ना। हाँ, ये पॉइंट में आ सकता है ना, 1.35 कुछ भी हो सकता है, तो रूट है, रूट 2 है 1.73, ये एच अपॉन 2 पाई, लेकिन रूट एल इंटू एल प्लस ए 1 है। और फिर आता है बेटा स्पिन। अब देखो बेटा कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन में भी घूमता है, अपने अपनी स्पिन पे भी घूम रहा है, मतलब क्या हुआ, ये सन है, इसके चारों ओर अर्थ घूम रही है, फिर अर्थ ऐसे घूम रही है, फिर अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, और इसमें खड़े खड़े तुम भी घूमने लग जाओ। क्लियर है, तो मतलब क्या हो गया कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ऑर्बिटल घूम रहा है, तो ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जब घूम रहा था, तो ऑर्बिटल भी घूम रही है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने एक्सिस पे है, तो रूट एस इंटू एच प्लस ए 1 एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ जो एस होगा वो टोटल स्पिन होगा, क्या होगा बेटा, टोटल स्पिन। आगे बात समझ में, जीरो होगी तो जीरो। क्लियर है, वो अपन पढ़ते समय अपन इग्नोर करते हुए चलते। तुमने जब याद करो डी ब्लॉक वाले चैप्टर में सबके एंगुलर मोमेंटम दिए हैं, उसमें लिखा हुआ एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल। क्लियर है, तो थ्योरेटिकल हम निकाल रहे हैं, उसमें तो हम इग्नोर करते हुए चल रहे हैं ना, हम इसी से निकालते रहते हैं, तो काउंट तो दोनों होंगे ना। हाँ, स्पिन और एक चीज बोलो, रूट एन, उसमें देखते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या देखते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। हम काउंट नहीं कर रहे होते हैं सबको, लेकिन हमें तो स्पेशली वैल्यूज पूछेगा सबकी इंडिविजुअल। एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज, स्पिन हमेशा मॉडुलस में होती है, वो तो हमने रख रखा है प्लस हाफ माइनस हाफ, स्पिन हमेशा मॉडुलस में ली जाती है, किसमें ली जाती है, मॉडुलस में, वो तो हमने कह रखा है, अगर उसको प्लस हाफ बोल सकते थे,
हम कोई फिक्स नहीं है, क्लॉकवाइज वाले को प्लस हाफ बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस हाफ बोलना है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न है नहीं है। हाँ तो लास्ट में मॉडुलस लेना है, लास्ट में क्या लेना है, मॉडुलस। टोटल जो आप चेक करोगे वो क्या है बेटा, मॉडुलस। अब जैसे अपन बात करें कि 1s है, क्या है बेटा आपके पास है। अब मैं तुमसे इसकी ऑर्बिट पूछूं, देखो ऑर्बिट को मतलब है 1 से, किससे इसके n से, किससे मतलब है, n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अलावा मुझे कोई मतलब है नहीं। जैसे n इक्वल टू 3 तो दोनों की देखो ऑर्बिट सेम आई है, तो जिस ऑर्बिट में रहते हो उसकी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या रहनी है, सेम। तो ऑर्बिट को किससे मतलब है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। लेकिन जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उससे किससे मतलब है, एल से। तो जैसे 1s और 2s, तो दोनों का कितना है, 0। 3s का भी कितना है, 0। लेकिन 3p का, 2p का, 3p का, 4p का देखो दोनों का सेम आएगा। आ रही बात समझ में। डी वालों का देखो तीनों का सेम आएगा, ऑर्बिटल, क्योंकि तीनों की ऑर्बिटल तो डी है। क्लियर है। तो ऑर्बिट किससे मतलब है, एन से, और ऑर्बिटल किससे मतलब है, एल से। अब एस टोटल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ। ये तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कि इनमें से कौन सा जो पॉसिबल नहीं है। तीन तीन, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि एल की वैल्यू n-1 होती है, n-1 गलत है। चार, तीन पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि एल की, एन की वैल्यू प्लस एल से माइनस एल, तो ये पॉसिबल है नहीं है। इसी तरह n इक्वल टू 1 है, एल इक्वल टू 0 पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू 0 से 0 होनी चाहिए थी। 5 है, 4 पॉसिबल है, और -4 से +4 पॉसिबल है। लेकिन स्पिन की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, हाफ और माइनस हाफ। n इक्वल टू 6 है, 5 पॉसिबल है, -5 से +5। क्लियर है। 7 है, 6, लेकिन -7 नहीं है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बेटा नोड। नोड क्या होता है, वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0। उसे क्या बोलते हैं बेटा, नोड। सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर नोड की या नोडल प्लेन की। देखो इनमें पढ़ाने को बहुत सारा है, लेकिन क्वेश्चन तो सिंपल सा आता है, नोड के नंबर पूछता है। क्लियर है। तो फॉरगेट में इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है। तो जो एंगुलर नोड होते हैं ना बेटा, ध्यान से, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन की बात करें तो ये एल के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, आपको एक ऐसा प्लेन खींचना है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, जहां से भी निकालो, लेकिन उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। उस पर क्या नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं, क्या एस ऑर्बिटल में आप ऐसा कोई प्लेन निकाल पाओगे जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, कि सर मैं यहां से निकाल, अरे ऑर्बिटल के अंदर से निकालना है, क्योंकि बेटा एस ऑर्बिटल तो स्पेरिकल होता है। कैसा होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में कहीं पर भी मिल जाएंगे आपको, स्पेयर में। तो आप अगर यहां से प्लेन निकालोगे तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल गए, कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, मतलब जहां से मैं प्लेन निकालू उसको कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने ही नहीं चाहिए। तो एस ऑर्बिटल में ऐसा कोई प्लेन निकाल ही नहीं सकते। तो एस ऑर्बिटल का एंगुलर नोड या नोडल प्लेन कितना है, 0। और मुझे पहले से पता है इसकी एल 0 है। इसी तरह से जो पी है, तो क्या पी में से मैं इधर से एक प्लेन निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, यहां से नहीं निकाल सकता, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या एक हुआ, ऑर्बिटल में देखना है, तो पी ऑर्बिटल में इसमें भी एक है, इसमें भी कितना है बेटा, एक होगा। तो अब देखो ध्यान से, पी सब ऑर्बिटल, और सब ऑर्बिटल का नहीं पूछेगा, ऑर्बिटल का पूछेगा। किसका पूछेगा, ऑर्बिटल का। इसमें कितना है बेटा, एक। इसमें कितना है, एक। और इसमें कितना है बेटा, एक। कैसे देख लो चाहे, और वैसे भी तीनों एक साथ होते हैं, तीनों किसमें क्या होते हैं, एक साथ। तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो एक प्लेन है। अब वो मुझसे प्लेन का नाम पूछता है। मेरा ऑर्बिटल किस में है, वाई एक्सिस पर है। किस पे है, बाहर कौन सी है, जेड, और ये कौन है, एक्स। तो क्या एक्स जेड प्लेन हुआ। यहाँ पे देखो बेटा वाई और एक्स है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, वाई जेड। और यहाँ पे एक्स से वाई, तो मतलब जिसमें ऑर्बिटल बना उसके अलावा बाकी दो का नाम, जेड में एक्स वाई, एक्स में बनाया तो वाई जेड, वाई में बनाया तो एक्स जेड। एक्स जेड जेड एक्स एक ही बात है। बोलो कोई दिक्कत है, चार्ज नहीं, ये बेटा छोड़ेंगे इक्वेशन के सॉल्यूशन को शो करता है, कि वेव का जो, वेव के अंदर दो लूप बनती है ना, उसको शो करता है। बाकी कोई मतलब है, हम जनाब डिटेल्स नहीं पढ़ते, लेकिन उस लूप को श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, सॉल्यूशन, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि वेव है ना बेटा, ऑर्बिटल क्या है कि वेव। आगे बात सुने। नेक्स्ट वन है बेटा पी ऑर्बिटल, किसकी बात, डी ऑर्बिटल।
तो डी ऑर्बिटल में मुझे पहले से अगर मुझसे कोई पूछे, अब ये तो बात है, जैसे एस के लिए पूछा एंगुलर नोड कितना 0, पी के लिए 1, डी के लिए, एफ के लिए, जी के लिए 4, एंगुलर नोड एल के बराबर है। लेकिन फिर भी अपन फर्ज बनता है एक बार देखें, तो जैसे डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल अपने पास दो तरह के होते हैं, एक तो बिटवीन द एक्सिस और एक ऑन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस जैसे एक्स वाई लूं, तो क्या यहाँ पे एक प्लेन है, क्या यहाँ पे एक प्लेन है। अब एक्स और वाई में बना हुआ है, तो देखो प्लेन बाहर जेड एक्सिस है, तो एक्स जेड और वाई जेड, तो मतलब जिनमें बना हुआ है जो कॉमन है उनको दोनों के साथ जोड़ दो। जैसे जेड है, एक्स वाई में बना है तो जेड हो गया, तो जेड एक्स जेड वाई। इसी तरह से वाई जेड है, तो एक्स वाई एक्स जेड, क्योंकि एक्स कॉमन है। वैसे भी देख लो, ये एक्स वाई, एक तो ये प्लेन मिलेगा, एक ये वाला प्लेन मिलेगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो जेड एक्स है, तो ये क्या है बेटा, वाई। बोलो कोई दिक्कत है? अब बात करें बेटा, तो ढंग से नहीं बना है। अगर अपन बात करें, ये वाला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, प्लेन तो इसमें भी होंगे बेटा, एक ये रहा और एक है, पर इनका नाम नहीं है, इनका कोई नाम है तो कितने, दो, कितने बेटा, दो, इसको नहीं है। अब बात करते हैं डीजेड स्क्वायर की, किसकी बात करते हैं, डीजेड स्क्वायर में जो नोड होता है वो उसको अपन बोले एंगुलर नोड या नोडल प्लेन ही है, एल के बराबर, पहले उन्हें एंगुलर नोड बोलते हैं, कॉनिकल नोड, सॉरी क्या बोलते हैं, कॉनिकल नोड। कि सर कॉनिकल नोड कैसे बोलते हैं, इसको एक बार दिखाते हैं तुम्हें। अब बेटा ध्यान से, ये है बेटा कॉनिकल नोड, सॉरी एंगुलर, वो सॉरी क्या बोलते हैं, कॉनिकल नोड, कॉनिकल नोड। डीजेड स्क्वायर वाले कॉनिकल है, इस तरह से ऊपर और नीचे, बाकी देखो ऐसे प्लेन है, बाकी तो क्या बेटा एकदम प्लेन्स में। बोलो कोई दिक्कत है? कौन सा, अब तो 2D इमेज है ना, क्लियर है, समझ में आना चाहिए इस तरह से कौन बना होता है, क्या बना होता है, ऊपर नीचे कितने कौन से, दो। आगे बात समझ में, तो हमसे पूछता है कि डीजेड स्क्वायर में नोड कितने हैं, एंगुलर नोड, तो हम कहेंगे दो है, पर उनका नाम क्या है, कॉनिकल, क्या है बेटा, रिंग है ना बेटा, यहाँ से ही तो अंदर से उठते हुए आता ही, रिंग टच नहीं कर रही ना, यूं, इसको क्या बना दूं, तो बाहर है ना बेटा ऑर्बिटल, ये तो अंदर ही हुआ, ऑर्बिटल के अंदर से निकल रहा हूं मैं तो, उसमें तो बेटा बाहर से, बाहर का थोड़ी, मैं अंदर से निकला फिर भी नहीं मिल रहा है, जगह तो तुमने दी थी भाई, यहाँ रिंग है, तुमने घेर तो इतना रखा है, तुम कहते हो इतनी जगह पे मैं किसी और को नहीं आने दूंगा, ऐसा तो कहता मैं जाऊं वहां तक नहीं आने दे रहा। आगे बात में, चलो जी नेक्स्ट वन अपने पास क्या है, अपने वापस अपने पीडीएफ पे चलते हैं। नेक्स्ट वन बेटा अपने पास रेडियल नोड, क्या है बेटा, रेडियल नोड। अब जो बेटा रेडियल नोड क्या होते हैं कि भाई रेडियस के लोग, किसके लोग बेटा, रेडियस के लोग, ये होते हैं बेटा n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1। इस सर कैसे, कि जैसे रेडियल नोड होते कैसे, मतलब समझाओ थोड़ा सा। जैसे बेटा देखो ध्यान से, कि ये अपने पास एक s ऑर्बिटल है, कौन सा है, और ये अपने पास कौन सा है, p ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, सॉरी ये 1s है और ये 2s है। तो जब मैं 1s से बेटा जाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या यहाँ पे मुझे नोड्स मिलेंगे, ध्यान समझो, 1s से यहाँ तक इसकी सरफेस देखिए तो कोई नोड नहीं है, लेकिन बेटा मैं 1s से 2s तक जाऊंगा, तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है वहां तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बाउंड्री तो है, बाउंड्री पे नोड है, नहीं है, सॉरी बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाउंड्री पे क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। भाई मैं अगर ध्यान से देखो, ये 1s है, सॉरी 1s, ये 2s और ये 3s, तो अगर मैं यहां से यहां तक जाऊं, तो क्या इसकी बाउंड्री इसके लिए नोड्स है कि नहीं है, कि सर ये तो ऑर्बिट है कि ऑर्बिटल है, अलग अलग ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है कि ऑर्बिट है, तो क्या तुम ऐसे सोचते हो क्या कि 1s है उसके ऊपर 2s आएगा, फिर ऐसे 3s आएगा, फिर 4s आएगा, नहीं होता, ऐसा ही होता है। देखो एक पीडीएफ से दिखाता हूँ तुम्हें ना, एक सेकंड वीडियो। देखो बड़ा ध्यान से, अगर अपन इनके ऑर्बिटल डायग्राम की पिक्चर ले, क्लियर है, तो ये इनकी पिक्चर्स है ना बेटा, ध्यान से इनको समझना है।
देखो अगर मैं एस ऑर्बिटल की पिक्चर लेते हैं अपन जब कंप्यूटेशनल, तो अपने को एस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है 1s। तो क्या आपको कहीं पर भी नोड दिख रहा है, कहीं पे भी इस जगह दिख रही है जहाँ इलेक्ट्रॉन ना हो? नहीं है। लेकिन जब ये पिक्चर हमने 2s की ली, थोड़ा अच्छी वाली पिक्चर ले लेते हैं, ये वाला जैसे ये 2s की है, इसकी पिक्चर है 2s की। तो जब 2s को जब देखता हूँ तो देखो ये 1s और ये 2s है, क्योंकि 2s जो 1s होता है वो 2s के अंदर होता है, फिर 2s के ऊपर कौन होता है 3s। तो देखो 1s से 2s जा रहा हूं तो बीच में एक जगह मिल रही है, और ये नोड कैसा है, रेडियल नोड है। कैसा नोड है? स्पेरिकल है, शेप में भी कैसा है, इसको तो रेडियल नोड, रेडियस के लॉन्ग जाएंगे तभी मिलेगा। तो इसे याद रख सकते हो, रेडियस के लॉन्ग जाने पे मिला। यह स्पेरिकल है, कैसा है? एस ऑर्बिटल के चारों ओर एकदम स्पेयर में होता है। असल में ये नोड है। अब जैसे 3s में जाऊं तो 1s 2s 3s, कितने नोड आए? 2 बार। हमें फॉर्मूला से निकालना है, मैं तो इसे थोड़ी देखना है। अब जैसे ये 2p है, तो 2p में ये नोड तो है बेटा, ये तो वो है नोडल प्लेन है, लेकिन रेडियस नोड देखो बेटा, रेडियल नोड है कहीं पर भी। लेकिन जब मैं 3p में देखता हूं तो ये अंदर 2p और ये 3p है, इसके बीच में देखो ये स्पेरिकल आ रहा है, अभी भी स्पेयर ही आएगा, क्या आएगा? ये तो नोडल प्लेन, ये देखो ये रेडियल नोड है, ये वाला समझ में आया? जैसे मैं अब अपने पास ये 3D है, तो इसमें दो नोडल प्लेन दिख रहे हैं, लेकिन रेडियल नोड नहीं है। लेकिन ये चीज जब मैं इसके पास में कहां पे, अपने पास ये वाला है 4D, इसमें देखो ये 3D है अंदर और ये बाहर बने हुए ये 4D है, तो क्या एक रेडियल नोड, ये स्पेरिकल नोड दिख रहा है? आगे बात समझ में? ये अपने नोट्स हैं, ये अपने क्या है बेटा? नोट्स। अपने इस तरह से इसको अपने सारी चीजें अब स्टडी कर रखी है ना, तो अपन सीधा फॉर्मूला से लिखते हैं n माइनस एल माइनस ए 1। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर्स वाइज देखें तो देखो ये 1s है, इसके अंदर ये 2s है, तो ये अंदर 1s है, मतलब एक के अंदर एक होते हैं। ऐसा नहीं कि अपन जैसे सोचते हैं कि भाई 2s फर्स्ट ऑर्बिट में तो 1s फर्स्ट में 2s आपस में रिलेशन नहीं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कनेक्टेड। क्लियर? किशोर इतनी दूर दूर, अरे बहुत पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? पास पास। हाँ, तो ये बहुत पास होते हैं। अपने तो क्या जूम करके बना रखे अपने समझने के लिए, दूर दूर दिखाते हैं, ऐसे दूर दूर है नहीं है, एक्चुअलिटी में दिखते नहीं है। मैंने कहा कि देख तो हम सकते ही नहीं इन्हें, हमने इनको मैथमेटिकली क्या पता कर लिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे बात में जैसे तुमने पहले से हम एकदम एटम नहीं देख सकते, अंदर का एटम तो देख सकते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हमने क्या किया बेटा, इंस्ट्रूमेंटली हम उनका क्लाउड्स देख सकते हैं। क्लाउड्स का मतलब जैसे ये वाली जैसे पिक्चर है, ये आपकी एक इंस्ट्रूमेंटल पिक्चर है, ये वाली। मुझे प्रोबेबिलिटी पता लग गई, हमें क्या निकालने की बात हुई थी सही क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोबेबिलिटी है। तो जहां इलेक्ट्रॉन देखो प्रोबेबिलिटी इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर? अंदर है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां साइन ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, फिर कम 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 होता गया, जबकि पी वाले के सेंटर पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये फिर उसको क्लियर करके बनाना, मतलब उसको जो डाटा है उनको थोड़ा साफ सुथरा करके बढ़िया तरीके से बनाना है, तो डाटा वाइज पिक्चर है। क्लियर है? हमने मतलब खुद से हाथ से थोड़ी बनाई है, मतलब जो डाटा है उनको फिर होता है ना साफ सुथरा करके एडिटिंग करके। आई बात में? पिक्चर तो वही है, वो वाली है, लेकिन ये जैसे बहुत गंदी सी आ रही है, तो इसको साफ सुथरा करके एकदम ढंग से। माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती ये चीजें, नहीं दिखती इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्लियर है? ये मैथमेटिकली डाटा निकलता हमारे पास में, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री बोलते हैं इसे। इसमें कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? मैथमेटिकल पूरा काम है, आप बैठे रहो, मैथमेटिकल कंप्यूटर को काम दे दो, बैठे रहो, वो करता रहता है। बस उसे आप बार बार थ्योरीज बताते रहो कि ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो खुद जोड़ जोड़ के बनाता रहता है। असल में ये उसका काम है, हमारा काम है नहीं। क्लियर है? तो वो सब कुछ फॉर्मूले में सोल्व करके इसको समझाता है। आगे बात समझ में? ये सब इसके सॉल्यूशन है, इसको बाद में देखेंगे। ये एटॉमिक वाली ना चली जाए यार एक के चक्कर में। बड़ी है ना ये। तो अब आपको रेडियल नोड आपको ये तो चलो समझा दिया, आगे से कैसे निकालना है? n माइनस एल माइनस ए 1। तो मैं क्या ही मतलब कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता। टोटल नोड क्या होंगे बेटा? रेडियल नोड l माइनस एल माइनस 1 है, तो टोटल नोड क्या है? प्लस एल n माइनस 1 हो जाएंगे। भाई आपके पास रेडियल नोड कितने हैं? n माइनस एल माइनस ए 1, और आपके पास एंगुलर कितने बेटा? प्लस एल। तो टोटल नोड क्या होंगे? माइनस एल प्लस 1 प्लस एल, तो कितने आ जाएंगे? n माइनस ए 1। ये टोटल नोड है, ये क्या है बेटा? टोटल है।
तो टोटल नोड कितने आ गए n-1। अब बेटा जो साइन होता है ना उसको लिखने का तरीका होता है जो साइन वेव फंक्शन है उसमें मैंने अभी बताया था कि साइन आर थीटा फाई, साइन तीन चीजों को बताया था, एन एल एम। एस साइन का सॉल्यूशन है नहीं है, तो साइन इक्वल टू क्या है, साइन आर इंटू साइन थीटा फाई। मतलब जो साइन वेव फंक्शन उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है रेडियल पार्ट, क्या होता है बेटा, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, क्वांटम नंबर। एक होता है बेटा थीटा फाई, उसका एंगुलर पार्ट, क्या होता है बेटा, एंगुलर पार्ट। ये हमें क्या बताता है बेटा, उसका एल और एम, क्या बताता है, एल और एम। आगे बात में, तो साइन हमें तीन ही चीजें बताता है, एन एल और एम। और लिखा कैसे जाता है, साइन की इक्वेशन को हमेशा साइन अगर कहीं पे लिखा गया तो लिखने का तरीका क्या होता है, एन एल एम। जैसे कहीं लिखा गया साइन 400, तो एन कितना है 4, एल कितना है 0। आगे समझ में, कहीं पे लेके आ गया साइन 420, और क्या है, और डी और 0, जब तक कुछ नहीं जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0, एम की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, जेड एक्सिस के लिए। अरे समझ में, अब +1 यहाँ के सिर्फ -1 हो जाता तो फिर हमें नहीं पता कौन सा है, क्योंकि हमें कहाँ पता किसका क्या नंबर है। आगे बात समझ में, यह है 4dz² समझ में, नंबरिंग समझ में आए ना, एन एल एम। अब बेटा जब हमें बात करने ग्राफ ऑफ साइन, किसके बनाने ग्राफ है, साइन के। तो बेटा इस साइन के ग्राफ समझना बहुत आसान है, देखो ध्यान से कैसे। अगर मैं 1s का ग्राफ समझू, किसका ग्राफ समझू बेटा, 1s का, तो देखो हमें साइन वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। साइन बताता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो मुझे एक बात बताओ कि जो 1s ऑर्बिटल था उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ मिले थे, अभी पिक्चर दिखाई थी, सेंटर पे खूब सारा रोशनी थी, फिर रोशनी खत्म हो गई थी, तो सेंटर पे खूब सारी, मतलब जो आर की वैल्यू 0 तो साइन खूब है, फिर साइन कम होता चला गया। आगे समझे, अब यही चीज मैंने 2s के लिए बनानी है, तो ग्राफ तो फिर भी सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, लेकिन आप जब देखते हो कि 2s वाले का ग्राफ ऐसा था बेटा, 2 वाले की इमेज ऐसी थी, सेंटर पे खूब सारे रोशनी थी, फिर अंधेरा था, बीच में क्या था, मतलब ग्राफ तो ऊपर से शुरू होगा, लेकिन एक नोड आना चाहिए, नोड वो होते हैं साइन 0 हो जाए, तो 0 हो जाए मतलब यहाँ पे एक नोड, मतलब ग्राफ को इस तरह से नीचे लाए और इस तरह से, आपको ऊपर से पता करना है, ऊपर से आ रहा है तो मतलब एस का, किसका है बेटा। अब ये 2s का क्या पता, एन की वैल्यू निकालो, कितनी है बेटा, एक नोड है, कितने नोड है, एक नोड है, बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरह से अगर मैं 3s के लिए ग्राफ बनाना चाहूँ तो दो नोड होने चाहिए, देखो एक और दो। अब पी का ग्राफ आपने देखो, पी के सेंटर पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो देखो सेंटर से शुरू किया, कहां से शुरू किया, तो एस और पी का ही पूछता हमसे, तो आराम से बता सकते हो, एस वाले ऊपर से आएंगे, पी वाले नीचे से शुरू होंगे। वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप जो इसकी जो उसका इमेज देखी थी वो कैसा था बेटा, बीच में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, फिर वापस खत्म होने लगी थी। पी का ग्राफ ऐसे आता है ना, फिर बीच में से मोटा होता है, फिर ऊपर से पतला हो जाता है, तो मतलब सेंटर मतलब बीच में जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिली, ज्यादा। फिर शुरुआत में कुछ नहीं है, बीच में ऐसा ही तो बना पी का, वही पिक्चर याद करो, फिर से खोलनी पड़ेगी वरना पीडीएफ, ऐसा ही था बेटा, तो बीच में हमें खूब मिला, फिर वापस छोटा होने लग गया था, इसलिए ग्राफ, ये हमें तो ग्राफ समझ, हमें तो ग्राफ की बस ओरिजिन पता से पता लगेगा, बाकी का मतलब है। ठीक है, अब कितने नोड है, एक नोड n-1, कितने हुए, 2p में हो सकता है एक नोड, टोटल नोड देखने कितने नोड है, एक, किसमें होगा 2p में, इसमें कितने, एक दो तीन, पहले बात तो p का है, p में से कौन है तो तीन नोड देगा, 4p, कौन होगा 4p। इसमें कितने नोड, एक दो तीन चार पांच, कौन देगा, आगे बात समझ में। अब हमें साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है, तो साइन स्क्वायर आर के ग्राफ में कुछ नहीं बना, जो साइन का ग्राफ बना रखा आपने, अब उसमें साइन स्क्वायर करते नीचे वाली पलटन ऊपर आ जाएगी, बाकी ग्राफ में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब क्या है, बस वो पलटन ऊपर आएंगी, तो कहानी वही है, जैसे मैंने पूछा ये किसका ग्राफ है, आपने कहा ऊपर से आया तो एस का, एक नोड है तो 2s का, बोलो कोई दिक्कत है, ये नोड 2 है, ऊपर से आ रहा है तो एस का है, तो क्या हो गया 3s, क्या हो गया 3s। अगर मैं इसमें पूछूं ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है, पी का एक दो तीन, और पी इसमें बताओ सेम कहानी है क्या, कौन सा, एक दो तीन चार, तो सॉरी 4 है तो 5p होगा, ठीक है, एक नोड कम बनाया है ना। नेक्स्ट देखो ध्यान से, भाई ये चीज सबको क्लियर हुई यहां तक,
साइन वाला ग्राफ, ये चीज के जो कहानी जो समझ में आ गई सबके। अब जो ध्यान से इसमें कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं अपन। अब ये होते हैं ऑर्बिटल, तो इनकी बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऐसा में, इसलिए अपन पढ़ते नहीं है। यही सॉल्यूशन है। ग्राफ बना रखे, एक सेकेंड, कहाँ पे ढूंढने बड़ी महाभारत है। देखो ये 1s और 2s के ना, देखो हमसे कई बार वो ग्राफ पूछता है, इक्वेशन देके पूछता है कि किसकी इक्वेशन है। हाँ, तो देखो बेटा ध्यान से, देखो साइन 100 तो 1s है, एन की वैल्यू 1, एल तो 1s हो गया। अब देखो इसकी फॉर्मूले को एक बार आप रीड आउट कर लो, इसमें बेटा थीटा और फाई नहीं है, इसमें भी देख लो थीटा और फाई नहीं है। तो मतलब अगर मुझसे वो छोटे से क्वेश्चन पूछा, बहुत कॉम्प्लेक्स तो पूछेगा ही नहीं, तो मुझे एक चीज तो पता है कि एस वाले में थीटा और फाई नहीं होता। अगर मुझे वेव फंक्शन देके पूछा किसका है, तो मुझे पता है एस वाले का थीटा और फाई तो है ही नहीं। क्लियर हुआ? तो फंक्शन ओनली फॉर आर, मतलब रेडियल फंक्शन है क्या है बेटा? तो कहता है सिर्फ रेडियल फंक्शन किसका है? एस का। थीटा पाई है ही नहीं उसके लिए, थीटा पाई तो जीरो है ना उसका, क्योंकि भाई हमें पता है जो दो फंक्शन होते हैं रेडियल, एक रेडियल होता है और एक एंगुलर। एंगुलर तो थीटा पाई होता है ना बेटा। तो तुम्हें एंगुलर वाला वो डायग्राम भी दिखा देता अगर पीछे पढ़ना होगा तो, बाद में दिखाएंगे, अभी ये हो जाएगा। तो जैसे ये 1s का ग्राफ है बेटा, इसमें थीटा पाई नहीं है, 200 मतलब 2s है, कोई थीटा पाई नहीं है। अब ये तीन है बेटा पी के, तो इनमें देखो थीटा फाई आने लग गए, क्या आने लग गए? थीटा फाई, थीटा फाई आने लग गए। अब देखो अगर मैं जेड एक्सिस को प्रिंसिपल मानता हूं, तो उसमें फाई नहीं है, सिर्फ थीटा है। सिर्फ क्या है? थीटा। तो मुझसे क्या है कि जेड एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मुझे पता है थीटा फाई तो आएंगे, लेकिन देखो फाई भी आया है तो एंगल में नहीं है, एक्सपोनेंशियल में है। किसमें है? एक्सपोनेंशियल में। कॉम्प्लेक्स वो तो कॉम्प्लेक्स आएगा सब में। क्लियर है? तो ये चीज समझ में आई बेटा कि भाई एस और पी वाले में जनरली इसी में पूछता है, तो एस वाले में थीटा पाई है ही नहीं, पी वालों में थीटा पाई है। पी वालों में जो प्रिंसिपल उसमें सिर्फ थीटा है, पाई। ये याद हुआ? ठीक है, वो कॉस थीटा, इसमें दोनों में साइन थीटा है। ये सबके इक्वेशंस है ना, तो अपन बात करते हैं। अब हमें सिंपल सी कहानी है, जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? आर थीटा पाई तीनों का हो गया। भाई पी वाले में थीटा भी आएगा और एक पाई भी आएगा। तो हमसे क्वेश्चन आता है कि साइन किसका फंक्शन? साइन है जो एस का है, एस का साइन थीटा पाई का फंक्शन है? नहीं है, सिर्फ रेडियल है। क्या है बेटा? रेडियल है। थीटा पाई का फंक्शन है? नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आर थीटा पाई तीनों का फंक्शन है, लेकिन जो इसमें प्रिंसिपल वाला है वो सिर्फ थीटा का है, थीटा और रेडियल का। ये 2s 2p हो गया, डी का भी दे रखा होगा नीचे। ये डी के है बेटा। देखो डी वालों में सब में देखो ध्यान से, अगर इसको देखो थीटा पाई थीटा पाई थीटा पाई थीटा पाई, किसमें आ रहा है बेटा? साइन, साइन में। जबकि वहां साइन जो कोस था या साइन था वो सिर्फ थीटा का था, पाई एक्सपोनेंशियल में था। क्लियर है? लेकिन इसमें प्रिंसिपल वाले देखो अभी भी थीटा पर ही है, प्रिंसिपल अब भी किस पे है? थीटा पे। आगे बात समझ में? बस हमें इतना से थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतना से क्या होना चाहिए बेटा? पता होना चाहिए, बाकी कोई लेना देना नहीं है। ये ऊपर ऊपर की बात है, जो हमें क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए कि एस वाला सिर्फ क्या है? रेडियल फंक्शन है, पी वाला थीटा और फाई दोनों है, लेकिन थीटा का तो एंगल में और फाई एक्सपोनेंशियल में, और वो भी जेड में नहीं है। जेड में तो अगले में डी का भी नहीं है, लेकिन डी वाले में फिर साइन और कोस दोनों में आएंगे थीटा फाई, वो जो भी आएंगे वो तो इतना याद रह ही नहीं पाएगा ना बेटा, वो ऊपर ऊपर क्या पूछेगा, समझ में आ रहा है? अब आता है बेटा एक रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसमें क्या करते हैं बेटा? 4 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 पाई r स्क्वायर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई।
मतलब जो हमारा फंक्शन है उसको क्या करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब साइन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, भाई मेरे पास साइन था, अगर मैं साइन को 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं और आर में ग्राफ बनाऊं, तो चाहे किसी का भी ग्राफ हो, आर से मल्टीप्लाई करने के बाद आर जीरो पे तो जीरो होगा, तो क्या सबके ग्राफ ओरिजिन से शुरू होंगे, क्लियर है, ग्राफ तो सबका ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा है, साइन को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, इससे मल्टीप्लाई। अब आपने मल्टीप्लाई कर रखा है, अब लेकिन इनके ग्राफ को अगर एक चीज देखो, तो देखो एस वाले की पीक क्या है, बहुत हाई है, फिर देखो पी वाले की पीक और कम होगी, 1s जो नंबर के हिसाब से 1s और 2, तो देखो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम उसकी पीक ज्यादा है, फिर पीक कम हुई, फिर देखो डी वालों की पीक है और कम हो गई कि नहीं होगी, वो तो बाद की बात है, पहले ये देखो ना, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छांटना सीखो, तो कम से कम 3 तो छांटना सीखे, आगे समझ में। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छांट दिया, अब हमें छांटना है कि अगर ये दोनों सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हो, तो आप एक चीज देखो, देखो एस पी, एस वाले की पीक सेम आ रही है लेकिन आगे आ रही है, क्या आ रही है बेटा, आगे। अब इसमें देखो फिर से डी पी एस में सबसे आगे किसका है, एस, फिर पी, फिर डी, अगर एफ आता तो और पीछे, तो पहली चीज तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से छांटो, सबसे आगे वाला हाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, फिर कम, फिर कम। अब अगर दो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला हो, तो एस वाला आगे, पी वाला पीछे, हमारी बात में एस पी डी दोनों आगे, तो एस सबसे आगे, फिर डी, आगे बात समझ, ये ग्राफ को मतलब समझ, ग्राफ तो सॉल्यूशन है, अपने कौन सा ग्राफ बना रखे हैं, ले रहे बस ऊपर से। वो कई बार क्या होता है कि तो बच्चा याद करने की कोशिश करता है, इंडिविजुअली कुछ क्वेश्चन थोड़ी बनता है, हमें क्या पता किसका ग्राफ है, तीनों ग्राफ दिखते तो सेम ही है, दिखते तो सेम ही है, कोई डिफरेंस थोड़ी, इन दोनों ग्राफ में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं, क्लियर है। लेकिन बस अगर दोनों साथ बना के पूछ ले कि कौन सा किसका है, तब कंपेयर कर देंगे। देखो जैसे एनएलएम है, तो रेडियल फंक्शन एन और एल को बताएगा, और ये एल और एम को बताएगा, क्लियर है, एन एल और एल एम। अब देखो इतना तो हमें डिटेल से पूछेगा भी नहीं, हमें तो ये पता होना चाहिए एनएलएम, क्या पता होना चाहिए, एनएलएम, ये रेडियल फंक्शन और ये थीटा फाई एंगुलर फंक्शन है, यहाँ पे नहीं लगते न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मेंस में नहीं आएंगे, एडवांस में आएंगे। अब देखो नेक्स्ट वन है, मेंस में तो कुछ भी पूछ लेते हैं ना, मेंस वालों का बड़ा पंगा है, इनसे अच्छा तो नीट वाले कुछ भी नहीं पूछते। तो बेटा ये है थीटा फाई को, जो अपन बोलते हैं ना, देखो ये तो है रेडियल फंक्शन, क्या है बेटा, एंगल थीटा और फाई, जेड एक्सिस से जो एंगल है वो फाई है, वो क्या है बेटा, फाई, सॉरी एक्स एक्सिस से एंगल क्या है बेटा, फाई, जेड एक्सिस से एंगल क्या है, थीटा, और रेडियल का मतलब आर की डिस्टेंस, आर क्या है बेटा यहाँ पे, डिस्टेंस, और आर निकालने का तरीका इस तरह से, एक्स स्क्वायर वाई मतलब इस तरह से, ये अपने लिए नहीं छोड़ता हूँ, ये तो सॉल्यूशन उनके लिए भी नहीं है, किसी के लिए नहीं, उन एडवांस में कहीं पे भी नहीं है, क्लियर है, 12 लेवल पे कहीं पर भी नहीं, बस मैंने तुम्हें सिखाया कि इस तरह से लेते हैं वो रेडियल और जो एंगुलर फंक्शन है उसका मतलब क्या है, क्लियर है, तो ये इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन से हमें कोई लेना देना नहीं, क्लियर है, इतना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है तुम्हारे लिए, ठीक है, इससे आगे का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एटॉमिक इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, अपने काम की चीज वही है।